हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आज के सेशन के अंदर हम लास्ट 1 वीक के अंदर यानी कि 18 से 25 अगस्त के बीच में जो भी कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहे हैं विद रिगार्ड्स टू इकोनॉमी, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन के साथ। पहला जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा ये जो टेलीग्राम चैनल है ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू, यहाँ पर जाकर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। प्लस एट द सेम टाइम जो भी और रेलेवेंट कंटेंट होता है या और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैंडआउट्स होते हैं, मैं इसी टेलीग्राम पे शेयर करता रहता हूँ, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। पहला दोस्तों जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा गूगल की एक जजमेंट के बारे में। एक्चुअल में क्या है ना, अगर हम बात करते हैं यूएसए की और बाकी देशों की, अगर हम बात करते हैं, वहां पर हमें देखने को मिलता है कि वहां पर जुडिशियल सिस्टम बहुत हैवीली इस चीज को देखता है कि कोई ऐसी कंपनी तो नहीं है जो बहुत ही मैसिव लेवल के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस रॉन्गली इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है। क्या मतलब इस चीज का? देखो, आप लोग जैसे गूगल को समझते हो, अब गूगल की ना मोर और लेस सर्च मार्केट के अंदर एक तरह की हमें मोनोपोली ही देखने को मिल जाती है कि और कोई कंपनी है ही नहीं है, मतलब पर बहुत छोटी छोटी कंपनीज है उसके मुकाबले में। ज्यादातर हम जब भी कोई चीज सर्च करते हैं हम गूगल सर्च ही करते हैं। अब गूगल ना इस चीज का बहुत नेगेटिव वे में इस्तेमाल कर लेता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर हम बात करें, जब आपको पता है गूगल का एंड्रॉयड हमें देखने को मिलता है एंड गूगल का आपको ऐप स्टोर देखने को मिल जाएगा, राइट? अब यहाँ पर ना पूरी एक तरह से मोनोपोली हो जाती है, तो मन मर्जी वाले दाम ये चार्ज करते हैं। जो भी कमीशन चाहिए होता है वो इनके हिसाब से होता है। जो बिलिंग पॉलिसी होती है वो गूगल ही सब कुछ डिसाइड करता है। तो जो छोटी कंपनीज होती हैं, जो स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं, उनको तो कोई ध्यान ही नहीं देता। जो इसकी मर्जी चलेगी वही होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो एक्चुअल में ना यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यूएस में, तो यूएस में जजमेंट्स को देखा गया गूगल के अगेंस्ट। यहाँ पर उन्होंने बात करी जजमेंट के अंदर कि गूगल ना अपनी मोनोपोली का मिसयूज कर रहा है। इस चीज को हम बोलते हैं एक तरह से एंटी ट्रस्ट, जो आपकी प्रोसीडिंग्स होती हैं उनको भी देखने को मिल जाता है। अब भारत में भी ना हमें पता क्या चाहिए, हमें भी भारत में इस तरह के अपडेटेड लॉस चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो एक तरह से मोनोपोली की तरफ बढ़ रही हैं उनको एक तरह से रोका जा पाए। इवन हमारे पास ना एक ड्राफ्ट लॉ भी है जिसका नाम है डिजिटल कंपटीशन बिल 2024। इसके अंदर भी हमने कुछ प्रोविजंस इसी तरह की लाई गई हैं कि एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस को हम कैसे रोक सकते हैं, राइट? अगर मान लीजिए जरूरत पड़ती है कुछ हैवी पेनल्टीज की तो उनको कैसे लाया जाए। ये सब चीजें हम भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। पर यहाँ पर राइटर का यही मानना था कि हमें कोशिश करनी चाहिए इन चीजों को जल्दी इंप्लीमेंट करने की, ताकि इंडिया में भी ऐसी जो मिस यूज करी जा रही है, अपनी पावर का डोमिनेंस जो यूज किया जा रहा है, उसको एक तरह से रोका जा पाए। अब देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ना हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज देखने को मिलती है, जैसे आपका मोनोपोली हो गया, ओलिगोपोली हो गया, परफेक्ट कंपटीशन हो गया, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो गया। थोड़ा सा हमें इन सब चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जब मैं बात करता हूँ ना मोनोपोली की, मोनोपोली का मतलब बहुत सिंपल है। मोनो वर्ड आपका आता है वर्ड सिंगल से, और पोलो मतलब यहाँ पे एक तरह से सेलर को डोनेट करता है। जब भी आपको एक मार्केट के अंदर केवल और केवल एक ही सेलर देखने को मिले, ऐसी चीज को हम बोल देते हैं मोनोपोली। सर कुछ एग्जांपल्स हैं। देखो, गूगल वाला एग्जांपल पता कि हमने क्यों डिस्कस किया? क्योंकि गूगल के पास ना 70 80 90% शेयर है, बहुत मैसिव चंक ऑफ शेयर है। पर कई बार तो ऐसा भी होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सेलर होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे अगर बात करें देश की आर्मी की, अब अगर डिफेंस करना है देश का, तो वहां पर तो सिर्फ और सिर्फ आर्मी ही हो सकती है, और तो कोई हो नहीं सकता। तो दरअसल में ये भी आपका मोनोपोली का एग्जांपल हुआ। हालांकि इसमें देखो प्रॉफिट्स की बात नहीं हो रही, बट नॉर्मली आप एक जो कंट्री का डिफेंस होता है ना, वो एक ही एंटिटी के पास होता है, उस चीज को हम इंक्लूड कर सकते हैं। बाकी मैं आपको और कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो किसी कंपनी के पास ना पेटेंट है। किस चीज का पेटेंट? कोई मेडिसिन डेवलप करने का। मान लो कोई कैंसर की मेडिसिन एक कंपनी ने बनाई है, उसके पास पेटेंट है। अब ये जो कैंसर की मेडिसिन है, ये सिर्फ और सिर्फ ये कंपनी ही बना सकती है कुछ एक पर्टिकुलर टाइम तक, उसके अलावा और कोई कंपनी नहीं बना सकती। तो एक्चुअल में यहां पर क्या हुआ, पूरा का पूरा उस चीज का मार्केट शेयर किसका होगा? सिर्फ इसी कंपनी का। ऐसी चीज को बोल देंगे हम मोनोपोली। एंड आप एक चीज इमेजिन करो, जब ये हमें मोनोपोली इस तरह से देखने को मिलती है, तो क्या आपको लगता है कि कोई नई कंपनी उस टाइम के ऊपर मार्केट में एंटर कर सकती है? द आंसर इज नो। तो इसी को हम बोलते हैं एंट्री बैरियर्स आर वेरी हाई इन केस ऑफ मोनोपोली। एंट्री करना ऐसी मार्केट के अंदर लगभग नामुमकिन होता है। या तो सरकार के रेगुलेशंस होते हैं, उस वजह से एंट्री नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
तो ऐसे केस में ना आप नोटिस करो, जैसे कई बार आप लोग, अब तो चलो रेलवेज में भी हमने थोड़ा प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट कर दिया, पर जैसे रेलवेज है, अब आप अपनी खुद की रेलवेज तो नहीं चला सकते, जो सरकार कर रही है वही आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ऐसी चीजों को हम यहाँ पे मोनोपोली बोल देते हैं। या आपको सिंपली ऐसा समझना है, मान लो आपका कोई एक पर्टिकुलर एरिया में आप रहते हो, वहां पर सिर्फ एक ही दुकानदार है और कोई दुकानदार नहीं है, अगर ऐसी सिचुएशन आती है, इसको हम मोनोपोली बोल देते हैं। ठीक है। अब मोनोपोली में ना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही सेलर है, आपको ध्यान में रखना है कि ये जो प्राइस सेट करने वाला कौन होगा, यहाँ पे जो प्राइस सेटर होगा ना, वो कंपनी या वो जो मोनोपोली वाला एंटिटी है वही होगा। पता है क्यों? क्योंकि अगर आप कंपनी के ऊपर, या जो कंपनी ने जो प्राइस सेट किया है, अगर आप उसके ऊपर अग्री नहीं करते हो, तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। यू हैव टू टेक दैट प्रोडक्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेलर ओनली। आप किसी और से वो प्रोडक्ट ले ही नहीं सकते। तो एक्चुअल में इस केस में प्राइस सेटर और कोई नहीं, वो आपकी कंपनी हो जाती है। एंड इसी वजह से, क्योंकि ये प्राइस सेटर होता है, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट्स होते हैं वो बहुत हैवी लेवल पे मैक्सिमाइज किए जा सकते हैं, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है लोगों के पास। इस चीज को बोलते हैं मोनोपोली। इसी का एक थोड़ा सा छोटा वर्जन आ जाता है, दैट इज ओलिगोपोली। जब मैं वर्ड यूज करता हूँ ओलिगो की, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, और इसका मीनिंग यानी कि हो जाएगा फ्यू सेलर्स। जब कुछ एक सेलर्स ही हमें देखने को मिले मार्केट के अंदर, उसको हम बोल देते हैं ओलिगोपोली। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर मैं आपके टेलीकॉम सेक्टर की बात करूँ, अगर आपको इंटरनेट चलाना है या आपको मोबाइल का सिम लेना है, तो या तो आप एयरटेल का ले लो, ठीक है, नहीं तो आप वी का ले लो, नहीं तो आप जियो का ले लो, नहीं तो आप बीएसएनएल का ले लो। एक दो प्लेयर्स और हैं, नो डाउट अबाउट इट, पर मेजरली पता क्या है, मेजरली सारा इन्हीं के द्वारा कंट्रोल्ड है। तो कुछ एक सेलर्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि एक सेलर है, नहीं, 3 4 5 सेलर्स हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? उस तरह से अगर मान लो आपको फ्लाइट लेनी हो, तो ठीक है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, एयर इंडिया की ले लो। नहीं पसंद आ रही है एयर इंडिया, कोई बात नहीं, विस्तारा की ले लो। आपके और ऑप्शन है आपके पास, इंडिगो की ले लो, 2 3 और ऑप्शन है इसके अलावा। बट यही है ना, तो जब भी आपके पास 4 5 6 इस तरह से ऑप्शन होते हैं, मतलब मोर देन वन, एक से ज्यादा होते हैं, पर ऐसा भी नहीं कि हजारों सेलर्स हैं, नहीं, देयर आर अ फ्यू सेलर्स इन द मार्केट, उस चीज को हम बोल देते हैं ओलिगोपोली। यहां पर भी देखो एंट्री बैरियर्स होते हैं, पर अगर मैं बात करूं ना, ऐसी मार्केट में एंट्री बैरियर्स आर लेस एज कंपेयर टू मोनोपोली। मोनोपोली में तो एंट्री करना लगभग नामुमकिन होता है, पर यहां पर एंट्री करना कंपैरेटिवली आसान है एज कंपेयर टू योर मोनोपोली। तो ऐसे केस में आप नोटिस करोगे क्या होगा, इन सब लोगों को क्या करना होगा, अपने प्रोडक्ट को ना थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना होगा, थोड़े से अलग करना होगा, ताकि ये यहां पर लोग इसको खरीद पाए। अगर बीएसएनएल वाला चाहता है ना, उसको अपने कॉम्पिटिटर से थोड़ा सा बढ़िया करना होगा। ऐसी चीज को बोलते हैं हम यहाँ पर ओलिगोपोली। अगर मान लो 2 प्लेयर हो जाए, तो वो डुओपोली कहलाता है। डुओ का मतलब होता है 2। तो ओलिगोपोली में ना ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। डुओपोली जब 2 सेलर हो, 3 सेलर हो, ट्राइपोली हो गया, ऐसे कैसे करके। बट आई होप आपको ओलिगोपोली का मतलब भी समझ आ गया होगा। अब ये तो फिर भी मोनोपोली ओलिगोपोली लोगों को समझ आ जाता है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन कई बार बच्चों को समझ नहीं आता। देखो, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन का मतलब क्या होता है। क्या कभी आपने जैसे स्क्रूज की मार्केट देखी, जैसे जो पेच होते हैं, आप पेचकस वगैरह नहीं होता, पेचकस के अंदर जो पेच वगैरह लगाते हो, ठीक है। अब यहां पर मुझे एक बात बताओ, यहां पर तो जो प्रोडक्ट है ना हमारे सामने, वो क्या है, वो बहुत ही होमोजीनियस प्रोडक्ट है, यानी कि सेम प्रोडक्ट है। आप चाहे दिल्ली से एक स्क्रू खरीद लो, आप चाहे बिहार से खरीद लो, आप चाहे एक गांव से खरीद लो, एक शहर से खरीद लो, क्या ही फर्क पड़ रहा है, राइट। इसमें ज्यादा कुछ खास ब्रांड्स वगैरह भी आपको नहीं देखने को मिलते, मोर और लेस सिमिलर ही तरह की चीजें होती हैं, होमोजेनियस प्रोडक्ट होता है। या और छोड़ो, आपने कई बार सब्जियां वगैरह खरीदी हैं। अब यार हम सबको पता है कि आलू का दाम 20 रुपए किलो है, अब 20 रुपए किलो ही है मोर और लेस, मंडी में पूरा आपका 20 रुपए किलो ही चल रहा है। गेटिंग द पॉइंट? और वो सिमिलर ही है प्रोडक्ट। ऐसे केस में पता क्या होता है, आपके ना बहुत सारे बायर्स होते हैं, एट द सेम टाइम बहुत सारे सेलर्स भी होते हैं। मल्टीपल बायर्स मैनी सेलर्स, ये हमें कंडीशन देखने को मिलती है। यहां पर जिसने भी अपनी दुकान खोलनी है खोल ले, तो यहां पर ना एक्चुअल में लगभग एंट्री बैरियर होता ही नहीं है। यू कैन से देयर आर नो एंट्री बैरियर और वेरी लेस एंट्री बैरियर्स। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो किसी ने भी, जैसे आपके एग्रीकल्चर मंडी में जाते हो ना, तो मंडी एक तरह से आपका परफेक्ट कॉम्पिटिशन एग्जाम्पल हो सकती है, क्योंकि सब लोगों को प्रोडक्ट की पूरी जानकारी है, प्रोडक्ट अपने आप में होमोजीनियस होता है, कोई एंट्री एग्जिट बैरियर हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिलता, एंड प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स को एक तरह से मार्केट की पूरी जानकारी हमें देखने को मिल जाती है। इस चीज को बोला जाता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन। अब आप लोग एग्जाम्पल समझ गए होंगे कि हाँ सर, एक मोनोपोली था जहां पर तो एक ही सेलर था, ओलिगोपोली में कुछ सेलर हो गए, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में तो बहुत सारे सेलर्स होते हैं, राइट। एंड इस तरह से आप समझ भी गए होंगे कि यार यहाँ पर मोनोपोली में जो कंपनी है उसकी सबसे ज्यादा चलती है, ओलिगोपोली में भी दोनों की चलती है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है ना, परफेक्ट कंपटीशन में
एक्चुअल में क्या है ना, परफेक्ट कंपटीशन में जो मार्केट है वही कहीं ना कहीं प्राइस सेट करता है। क्योंकि आप नोटिस करोगे ना, अगर मान लो मंडी की बात करें, अगर मंडी में सब लोग आलू 20 रुपए किलो बेच रहे हैं और एक बंदा आके 30 रुपए किलो बेचने लग जाए, तो भाई कोई भी इसके आलू खरीदेगा ही नहीं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? बिकॉज सबको पूरी जानकारी है मार्केट की, राइट? तो दैट इज हाउ आपका इस तरह से आपको वेरिएशन देखने को मिलता है इन द टाइप्स ऑफ मार्केट। पर एक और चीज आती है जिसको हम बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब ये वाला जो टर्म है ना, फोर्थ टर्म जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, यहां पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। अब नोटिस करोगे, एक तो आपने मोनोपोली पढ़ा और एक आपने परफेक्ट कंपटीशन भी पढ़ा। अब मैंने पता क्या कर दिया, इन दोनों को जोड़ दिया। और आप सोच रहे होंगे सर, मोनोपोली में आप कह रहे हो कोई सेलर ही, मतलब एक ही सेलर है, परफेक्ट कंपटीशन में कह रहे हो आप हजारों ही सेलर्स हैं, फिर ये दोनों वर्ड जुड़ कैसे सकते हैं? ये तो पोलर अपोजिट है, एक इधर जा रहा है दूसरा इधर जा रहा है, तो आप दोनों को जोड़ कैसे सकते हो? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे ना, आप लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, हाँ ठीक है, आप कोई भी एरिया की बात कर लो, लेट्स से मैं दिल्ली की बात कर लेता हूँ। अब दिल्ली में ना देखो, रेस्टोरेंट्स तो लाइन लगी पड़ी है, ऐसा कहा जाता है दिल्ली में हर तीसरी दुकान खाने की होती है। अब दिल्ली में भी यार हजारों ही रेस्टोरेंट है, हजारों ही रेस्टोरेंट है, बिल्कुल सही बात है। पर अगर मैं आपसे ये बोलूं कि यार हजारों रेस्टोरेंट तो हैं, पर इनमें से कुछ एक रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो बाकी रेस्टोरेंट से अलग हैं। आप पूछोगे ऐसे कैसे, अलग क्या है उनमें? अरे उनका टेस्ट अलग है, उनका खाना थोड़ा सा मतलब मजेदार होता है, उनकी या फिर सर्विस बहुत जबरदस्त है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? टेक्निकली आप नोटिस करो, रेस्टोरेंट तो सिमिलर ही हैं, वही दाल मखनी, वही बटर पनीर, वही आपका लच्छा पराठा, वही सब मिल रहा है सब जगह। पर तब भी आपने नोटिस किया होगा, आपको कुछ एक रेस्टोरेंट में जाना ज्यादा मजेदार लगता होगा, वहां का खाना कुछ अलग होगा, वहां पर कुछ अलग से कोई चीज होगी। तो एक्चुअल में ना, रेस्टोरेंट तो अपने आप में एक कंपटीशन है, सबको जानकारी है इस चीज के बारे में, बहुत सारे मल्टीपल सेलर्स हैं इसके अंदर, नो डाउट अबाउट इट। पर यहां पर ना, कुछ रेस्टोरेंट्स ने अपने आप को बाकियों से डिफरेंशिएट कर दिया, बाकियों से अलग कर दिया, और ऐसे अलग कर दिया कि उन्होंने अपनी एक तरह से मोनोपोली बना दी। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? जैसे पराठे वाली गली बहुत लोग जाते हैं, क्यों? मतलब जो भी है ठीक है, बट वहां पे मतलब है तो वही पराठे मोरलेस, ठीक है ना, पर उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को अलग कर दिया। तो हुआ क्या, कंपटीशन तो था, पर उन्होंने अपनी मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करी ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। जैसे फॉर एग्जांपल, अब देखो यार, एक शर्ट है कि नहीं शर्ट? अब शर्ट मैं भी पहनता हूं, आप भी पहनते हो, सब लोग शर्ट पहनते हैं। शर्टों की तो हजारों दुकानें हैं, है कि नहीं? बिल्कुल है। पर फिर भी लोग जारा से क्यों खरीदते हैं, लोग H&M से क्यों खरीदते हैं, या कुछ एक और कंपनी से क्यों खरीदते हैं? है तो शर्ट ही भाई, पर है तो शर्ट, नो डाउट अबाउट इट, कंपटीशन तो है। बट थोड़ा सा प्रोडक्ट में चेंज लाके, थोड़ा सा टेस्ट के ऊपर, थोड़ा सा किसी और चीज के ऊपर खेल के, यहां पर उन्होंने क्या किया ना, अपने आप को बाकियों से अलग करने की कोशिश करी है। दैट इज द मीनिंग ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो मोनोपोली भी है कर ली अपने, मतलब कंपटीशन था ही, पर कुछ ना कुछ अलग करने की वजह से उन्होंने अपनी मोनोपोली करने की यहाँ पे कोशिश करी। दैट इज नोन एज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो इस तरह से आप नोटिस कर सकते हो कि एक तरफ आपका मोनोपोली आ गया, एक तरफ आपका परफेक्ट कंपटीशन आ गया, एंड बीच में यहाँ पर आपको ओलिगोपोली और आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये दो चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो इस तरह से आप इन चारों चीजों को आप कैटेगराइज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि कहां पर आपको ज्यादा बैरियर्स और कम बैरियर्स देखने को मिलते हैं। आई होप दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज कंप्लीटली क्लियर। ये सब चीजों की ना मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, जैसे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की डेफिनेशन है, ये सारी डेफिनेशन आपको ना पीडीएफ में मिल जाएंगी। तो मैं आपको जो स्टार्टिंग में टेलीग्राम चैनल बता रहा था ना, ऋषभ शर्मा सर PW, वहां पर आपको ये सारा कंटेंट एज इट इज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए? बहुत बढ़िया। आगे आते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हमें अगला टॉपिक समझना है यूपीएस के बारे में, यूनिफाइड पेंशन सिस्टम। अब आप पूछेंगे ये क्या मुद्दा है सर यूपीएस का, यूनिफाइड पेंशन सिस्टम का? देखो एक्चुअल में क्या है, हमारी जो यूनियन कैबिनेट है, यानी कि जो नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, उन्होंने ना यूपीएस को मंजूरी दे रही है, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम को, सॉरी पेंशन सिस्टम को। पेमेंट नहीं है ये, पेंशन, आई एम वेरी सॉरी अबाउट दिस, यूनिफाइड पेंशन सिस्टम, ठीक है। अब एक्चुअल में ना आप लोगों ने सुना होगा ओल्ड पेंशन सिस्टम या फिर न्यू पेंशन सिस्टम या नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में। अब यहां पर सरकार ने एक नया मेथडोलॉजी लेकर आई है जिसका नाम है यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन सिस्टम। इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं, समझना। इसके ना फीचर्स दरअसल में ये है कि जो यूपीएस होगा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसके अंदर क्या होगा, इस स्कीम के अंदर ना एक फिक्स्ड एश्योर पेंशन यहां पे दी जाएगी। कहने का मतलब क्या, कि आपको इतनी पेंशन तो मिलेगी ही मिलेगी। ये जो अभी के लिए ये पेंशन सिस्टम है ना, ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, ठीक है, जब आप रिटायर कर जाते हो उसके बाद आपको कितनी पेंशन मिलेगी, तो यहां पर क्या होगा,
अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड मतलब आपको पक्का इतनी पेंशन मिलेगी ही मिलेगी। एंड व्हाट विल बी दैट अमाउंट, वो अमाउंट जो होगी वो यहां पर आप नोटिस कर पाओगे, एवरेज बेसिक पे अर्न ड्यूरिंग द लास्ट 12 मंथ प्रीसीडिंग द रिटायरमेंट का 50%। क्या मतलब है इस चीज का? देखो जब मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लेट से आप रिटायर हो रहे हो 31 दिसंबर 2026 को, ठीक है। अब अगले महीने, ये यहां तो रिटायरमेंट हो गया ना, अब इसके अगले महीने से आपको पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी, बिल्कुल ठीक बात है। अब पता क्या देखा जाएगा, आप रिटायर हो रहे हो इस तारीख को, इससे 12 महीने पीछे यानी कि 1 जनवरी 2026 से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक हर महीने आपने कुछ पैसा कमाया होगा, आपकी बेसिक पे रही होगी हर महीने की, बिल्कुल ठीक बात है। अब पिछले 12 महीने के अंदर मान लो आपकी हर महीने ना 50,000 रुपया महीने की आपकी एवरेज बेसिक पे थी, और ये जनवरी से लेकर जून तक 50,000 रही, और आखिरी 6 महीने आपका प्रमोशन हो गया और उस महीने आपकी 60,000 रुपया तनख्वाह होने लग गई थी, ठीक है। तो अब आपने साल भर में कितना कमाया होगा आखिरी 12 महीने के अंदर? आप मुझे बोल दोगे इसको कैलकुलेट करके कि सर ये आ जाएगा 3 लाख और 3,60,000, 6,60,000 आ जाएगा, ठीक है। 6.6 लाख आपने साल भर में कमाया होगा इस वाले साल के अंदर। इसको अगर मैं एवरेज मंथली निकालने की कोशिश करूं तो ये लगभग आपका 55,000 आ जाएगा। ये थी आपकी एवरेज बेसिक पे, ये बेसिक पे की बात कर रहा हूं। तो एवरेज बेसिक पे आपकी आखिरी 1 साल के अंदर 55,000 रुपया प्रति महीना थी। अब जब आप रिटायर हो जाओगे आपको इसका 50% यानी कि आपको 27,500 रुपए पेंशन के रूप में मिलने लग जाएंगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? तो ये है अश्योर्ड पेंशन, ये आपको ध्यान में रखना है। यूपीएस के अंदर ना पेंशन आपकी अश्योर्ड करी गई है कि आपको 50% अपना जो एवरेज बेसिक पे था लास्ट 12 महीने का, उसका यहां पर मिलेगा ही मिलेगा। और ये तब होगा जब आपने मिनिमम 25 साल की सर्विस दे रखी होगी। एक्चुअल में क्या है ना, यूपीएस से पहले हमें एनपीएस देखने को मिलता था, नेशनल पेंशन स्कीम, या फिर न्यू पेंशन सिस्टम भी आप इसको बोल सकते हो। इस एनपीएस के अंतर्गत ना ये अश्योरेंस नहीं होता था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पर अब ये जो यूपीएस होगा इसमें अश्योर्ड पेंशन है, आपको 50% मिलेगा ही। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये पहला, इसके ना एक्चुअल में अगर हम बात करूं तो यहाँ पे 5 पिलर देखने को मिलते हैं। पहला पिलर तो मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह से हमें अश्योर्ड पेंशन देखने को मिलती है, 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे रिसीव्ड ड्यूरिंग द लास्ट 12 मंथ। ये बात तो आपको समझ आ गई होगी। उसके अलावा एक और कंपोनेंट है इस पर्टिकुलर यूपीएस का, दैट इज अश्योर्ड फैमिली पेंशन। मान लेते हैं किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, ठीक है। अब यहां पर ना क्या होगा, जो भी उस एम्प्लॉयज की बेसिक पे थी उसका एक्चुअल में मतलब एम्प्लॉय की जो पेंशन चल रही थी उसका 60% देखने को मिल जाएगा। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। लेट से एक एम्प्लॉय की पेंशन चल रही थी 30,000 रुपए, ठीक है। अब इसकी डेथ के बाद जो इसकी फैमिली को पेंशन मिलेगी वो इस 30,000 का 60% होगा, यानी कि 18,000 रुपया यहां पर फैमिली पेंशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर फैमिली पेंशन भी यहाँ पे हमें अश्योर्ड देखने को मिल जाती है, जिस केस में मतलब अगर एम्प्लॉय पास हो जाता है, उसको मतलब उसकी डेथ हो जाती है, तो फैमिली पेंशन भी अश्योर्ड देखने को मिल जाती है। उसके अलावा कंपोनेंट और क्या है, अश्योर्ड मिनिमम पेंशन। अब आप पूछेंगे ये क्या मुद्दा है? अश्योर्ड मिनिमम पेंशन के अंदर क्या होगा कि अगर मान लीजिए कोई एक पर्सन है पर उसकी मान लो 25 साल की या तो सर्विस कंप्लीट नहीं हुई, तब भी इनफैक्ट मतलब 10 साल से ज्यादा आपकी सर्विस कंप्लीट हो जानी चाहिए, तब आपको जो मिनिमम मंथली पेंशन मिलेगी दैट विल बी 10,000 रुपीज पर मंथ। आर यू गेटिंग द पॉइंट? कि लेट से अगर कोई पर्सन है जिसकी रिटायरमेंट हो जाती है पर उसकी जो मिनिमम उसको जो पेंशन मिलेगी दैट विल बी मिनिमम ऑफ 10,000 रुपीज। उससे कम किसी बंदे को पेंशन 10,000 से नीचे नहीं होगी। पहले ये 9,000 रुपया हुआ करती थी, अब इसको बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया। जैसे मान लो किसी ने 10 साल कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, पर उसकी जो पेंशन बन रही है ना अब जाके वो कम बन रही है, दैट इज नॉट बिकमिंग कुछ खास अमाउंट नहीं बन रही, तब भी सरकार उसको 10,000 रुपया प्रति महीना मिनिमम पेंशन इतनी तो देगी ही देगी। तो एक तो बात होगी अश्योर्ड पेंशन, आपको पेंशन अश्योर्ड है, जो भी आपका एवरेज बेसिक पे था पिछले 1 साल का उसका 50% आपको मिलेगा ही मिलेगा, दैट इज अश्योर्ड पेंशन। पेंशन आपकी अश्योर्ड है, इतना आपको अमाउंट मिलेगा ही। उसके साथ ही अश्योर्ड फैमिली पेंशन भी अश्योर्ड आपको करी गई है, और मिनिमम पेंशन भी अश्योर्ड है कि 10,000 रुपया प्रति महीना तो आपको मिलेगा ही। उसके अलावा और के बेनिफिट्स हैं, और इसके अंदर यूपीएस के अंदर बात करी गई है इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन की। यहां पर आप नोटिस करोगे कि जैसे जैसे मान लीजिए ये जो पेंशन होंगी इनको इन्फ्लेशन के हिसाब से अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते रहेंगे। एक्चुअल में क्या होता है ना, यहाँ पर आप नोटिस करोगे जो डीए होता है, डियरनेस अलाउंस जिसको आप जानते होंगे, उसके जो बेनिफिट्स होंगे वो आपको सही टाइम पे अकॉर्डिंगली मिलते रहेंगे। एक्चुअली हमारे पास ना एक ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स देखने को मिलता है। इसके हिसाब से जैसे जैसे महंगाई बढ़ती रहेगी उस हिसाब से आपको अकॉर्डिंगली पैसा भी इंक्रीज होता रहेगा। बाकी देखो इसमें एक पॉइंट और भी है यूपीएस के अंदर, अगर मैं बात करूं कि जो एम्प्लॉय होगा ना उसको लमसम पेमेंट भी मिलता रहेगा
मतलब लमसम पेमेंट मिलेगा अलॉन्ग विद ग्रेचुटी। जैसे मान लो एक बंदा रिटायर हो गया, ठीक है, अब यहां पर रिटायरमेंट के समय के ऊपर उसको जो लमसम पेमेंट मिलेगा, एक बार में काफी सारा पैसा मिलेगा, वो कितना होगा, वो आप यहां पे नोटिस कर पाओगे। इसको कैलकुलेट किया जाएगा एज द 1/10 ऑफ मंथली एमोलमेंट, जिसमें आपका पे हो गया, डीएनएस अलाउंस हो गया, जिसके अंदर आपका पे और डीए दोनों आ जाते हैं, ठीक है ना। और इसको अकॉर्डिंगली सुपर एनुएशन डेट के हिसाब से एवरी 6 मंथ ऑफ कंप्लीटेड सर्विस के हिसाब से देखते रहेंगे। समझ रहे हो इस बात को? एक्चुअल में क्या है ना, समझो इस बात को, जब एक बंदा रिटायर करता है, ठीक है, एक तो उसको पेंशन लगनी स्टार्ट हो जाएगी, प्लस एक ना उसको अमाउंट भी मिलता है, लमसम अमाउंट। मैं ग्रेचुटी की बात नहीं कर रहा, ग्रेचुटी तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा भी आपको एक अमाउंट मिलेगा। वो अमाउंट को कैलकुलेट किया जाएगा आपके मंथली बेसिस के ऊपर, हर 6-6 महीने के बाद उसको देखते रहेंगे, एंड अकॉर्डिंगली वहां पर आप जो भी आपके मंथली अमेंडमेंट्स होंगी उनको आपको यहाँ पर रिटायरमेंट के समय दे दिया जाएगा। तो ये भी एक चीज हमें देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट बात जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखनी है ना, कि ये जो आपकी यूपीएस है, ये अपने आप में क्या है, कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम है। क्या मतलब है इस चीज का? देखो समझना इस चीज को थोड़ा, मैं आपको बैकग्राउंड में लेके चलता हूँ। एक्चुअल में क्या था ना, 2004 के अंदर, 2004 से पहले जो स्कीम चलती थी ना, उसका नाम था ओल्ड पेंशन स्कीम। 2004 के बाद एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम या फिर नेशनल पेंशन स्कीम आपको देखने को मिलती है। अब होता क्या था, ओल्ड पेंशन स्कीम में ना बहुत सारे इंप्लॉयज को फायदा देखने को मिलता था। क्यों? क्योंकि ओपीएस के अंदर क्या होता था कि जो भी उनकी लास्ट ड्रॉन सैलरी था, उसका 50% डायरेक्टली उनको मिलने लग जाता था। इसमें ना इंप्लॉय की तरफ से कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था, सारा का सारा पेंशन का जो बोझ था या जो पेंशन का भार था, वो पूरा का पूरा पैसा सरकार ही वहन करती थी। पर इससे सरकार को नुकसान हो रहा था, क्योंकि इंप्लॉय ने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया है इस पेंशन के अंदर, सारा पैसा सरकार को ही भरना पड़ रहा है। तो ये दिक्कत आ रही थी और सरकार का इस वजह से डेट बढ़ता जा रहा था। तो सरकार ने बोला नहीं, हम लेकर आएंगे नेशनल पेंशन स्कीम या न्यू पेंशन स्कीम, जिसके माध्यम से क्या होगा ना, आपका जो सरकार तो कंट्रीब्यूट करेगी करेगी, प्लस एट द सेम टाइम इंप्लॉय भी कंट्रीब्यूट करेगा। यहाँ पर इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन होगा 10% का, और आपके इंप्लॉयर या सरकार का कंट्रीब्यूशन होगा 14% का। फिर ये जो भी अमाउंट बना, इसको यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाएगा मार्केट के अंदर, यानी कि आपके बॉन्ड्स हो गया, इक्विटी हो गया। और यहाँ पर इसलिए पीएफआरडीए का यहाँ पे रोल बनता था, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये यहाँ पर अकॉर्डिंगली उनको इन्वेस्ट करेगी, फिर जितना मार्केट रिटर्न्स होगा उस हिसाब से यहाँ पर इनको अकॉर्डिंगली पेंशन मिलती रहेगी। तो ध्यान में रखो, जब मैं बात करता हूँ नेशनल पेंशन स्कीम की, यहाँ पर अश्योर्ड पेंशन नहीं थी। तो एक पेंशनर को पता नहीं होता था कि एक्चुअल में उसको पेंशन कितनी मिलेगी। साथ ही साथ जो एक एम्प्लॉय था, उसको कंट्रीब्यूट भी करना पड़ता था। ओपीएस के अंदर क्या था, ओपीएस के अंदर पेंशन अश्योर्ड थी और आपके एम्प्लॉय को कोई कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ रहा था। अब ये जो यूनिफाइड पेंशन सिस्टम लाया गया ना, या स्कीम लाई गई है, इसके माध्यम से अश्योरेंस तो है आपको कि मिनिमम अश्योर्ड पेंशन आपको इतनी तो मिलेगी, बट साथ ही साथ एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा। तो आप एक बात रियलाइज कर रहे हो, इसका नाम यूनिफाइड इसीलिए है क्योंकि यहां पर ना आपके एनपीएस के भी कुछ फीचर्स और ओपीएस के भी कुछ फीचर्स यहां पे लाए गए हैं। तो ये जो आपकी स्कीम होगी यूपीएस, ये 1 अप्रैल 2025 से इसको लागू कर दिया जाएगा। अभी के लिए ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 23 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ये बेनिफिट करेगा, प्लस एट द सेम टाइम अगर स्टेट्स भी इसको ज्वाइन कर लेती हैं तो 60 लाख तक मतलब स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को भी यहाँ पे और बेनिफिट कर सकता है। अब एक्चुअल में पता क्या है, ऐसा नहीं है कि एनपीएस खत्म हो गया, नहीं, अब आपके पास चॉइस आ गई, पेंशनर्स के पास चॉइस आ गई कि चाहे तो वो एनपीएस में ही रहे, चाहे तो उनका मन करे वो यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम में या पेंशन सिस्टम में आ जाए। तो दे हैव एन ऑप्शन, जिनको एनपीएस पसंद है वो एनपीएस में रहे, जिनको पसंद है यूपीएस वो यूपीएस में आ सकते हैं। पर एक्चुअली बात पता क्या है, यूपीएस ना थोड़ी सी बेटर हमें देखने को मिल रही है एनपीएस के मुकाबले, क्योंकि इंप्लॉयर्स को ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। तो ज्यादातर लोग ऐसा कह रहे हैं कि लगभग 99% लोग तो शायद यूपीएस में आ ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर फायदा है। हालांकि बहुत सारी जो ट्रेड बॉडीज हैं वो यहाँ पर नाखुश है सरकार से, क्योंकि एक्चुअल में उन्होंने एनपीएस की जगह पे यूपीएस तो लाए हैं, पर यूपीएस से भी वो खुश नहीं है, क्योंकि ओपीएस के अंदर सबसे ज्यादा बेनिफिट देखने को मिल रहा था एम्प्लॉयज को, वहां पे सबसे ज्यादा फायदा था। यूपीएस में भी फायदा है, पर ओपीएस के मुकाबले कम है, ऐसा बहुत सारी ट्रेड बॉडीज का मानना है, जैसे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस हो गया, ठीक है ना, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड बॉडीज का ये मानना हमें देखने को मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे इनके पॉइंटर्स डिस्कस करने थे, इनका पता होना चाहिए था, स्पेशली ये तीनों चीजें, आपकी अश्योर्ड पेंशन क्या है, अश्योर्ड फैमिली पेंशन क्या है, और अश्योर्ड मिनिमम पेंशन क्या है। अगर इन चीजों का पता होगा तो आप बड़े आराम से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, राइट। अब चल लेते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। लास्ट वीक मैंने आपको कुछ एमसीक्यूज दिए थे। एक एमसीक्यू था आपका
एमएसएमईज के रिगार्डिंग यहाँ पर बात कर रहा है कि एमएसएमईज ना वो एंटिटीज होती हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 15 से 25 करोड़ के बीच में होती है। ये स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल गलत है। एक्चुअल में ना जो नया अमेंडमेंट आया है उसके हिसाब से आपका माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इनको जो क्लासीफाई किया गया है वो क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड आपका टर्नओवर। तो होता क्या है, माइक्रो के अंदर ये आता है कि जहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम होती है एंड टर्नओवर 5 करोड़ से कम, इसको माइक्रो बोल देते हैं। स्मॉल में ये जो नंबर होता है ये 10 करोड़ से कम होता है और ये 50 करोड़ से कम देखने को मिल जाएगा। उसी तरह से मीडियम के अंदर ये नंबर जो होता है वो 50 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट एंड आपका टर्नओवर 250 करोड़ से कम। ये इस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। आपको सारे नंबर ध्यान में नहीं रखने, अगर आप सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले नंबर भी ध्यान रख लोगे 1, 10, 50, तो जो नीचे वाला टर्नओवर है उसको 5 से मल्टीप्लाई करके आपको अपने आप मिल जाएगा। तो 1 इंटू 5 5, 10 इंटू 5 50, 50 इंटू 5 250, ऐसे भी आप यहाँ पे निकाल सकते हो। तो जो पहली स्टेटमेंट मेंशन किया गया था ना 15 से 25 करोड़, ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो जाएगी क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे डेटा बता दिया। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो ये बात अपने आप में करेक्ट है। एमएसएमईज को जो लोन दिए जाते हैं वो प्रायोरिटी सेक्टर में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा मैंने आपको एक और होमवर्क दिया था कोल सेक्टर के बारे में। यहाँ पर कह रहा है कि कोल सेक्टर को नेशनलाइज किया गया था इंदिरा गांधी जी के टाइम पीरियड के ऊपर। अगर देखो आपने अच्छे से चीजें पढ़ी होंगी तो आपको ये बात पता होगी कि हाँ ये बात करेक्ट है। बट लेट्स से अगर आपको ये बात नहीं भी पता थी, आप एक बार ना थर्ड स्टेटमेंट पढ़िए। यहाँ पर कह रहा है कि इंडिया ना अभी रिसेंटली तक हम डोमेस्टिक सप्लाई हमारे पास नहीं होती थी उतनी ज्यादा, तो शॉर्टेज को मीट करने के लिए हम कोल को इंपोर्ट करते थे, पर अब हमने यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंसी पा ली है। ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। आज के समय में भी आप नोटिस करोगे ना, हमें बहुत हैवी लेवल के ऊपर इंपोर्ट करना पड़ता है अपनी शॉर्टेज को मीट करने के लिए। हालांकि हमारे पास रिजर्व्स भी हैं और हम प्रोडक्शन भी करते हैं, पर हमारे यहाँ पे डिमांड इतनी ज्यादा है ना कि हमें खूब सारा इंपोर्ट यहाँ पे करना पड़ता है। लगभग ऐसा कहा जाता है कि 75% के आसपास हम मीट कर लेते हैं, बाकी 25% के लिए हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो जाएगी। एंड जैसे आप थर्ड स्टेटमेंट गलत करोगे आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर 1 ओनली। ये सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है जहां पर बात कर रहा है कि लॉटरी बेस पे एलोकेट होते हैं, नहीं। यहाँ पर जो आपका एलोकेशन है अब वो ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल मैनर के अंदर लाया गया है, राइट। तो प्रॉपर ऑप्शंस के माध्यम से ये चीज होती है। तो सेकंड इज इनकरेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज द ओनली राइट आंसर। आज का आपका होमवर्क ये 2 स्टेटमेंट्स रहेंगी, 2 क्वेश्चन ज्यादा इशू से। यूपीएससी ने 2021 में एक क्वेश्चन पूछा था, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। इसके अलावा यूपीएससी ने एक 2020 में क्वेश्चन पूछा था, उसको भी आप यहाँ पे अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हो। आज का मेंस का आपका होमवर्क रहेगा लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर। ये आप ट्राई कीजिएगा लैंड रिफॉर्म्स वाला क्वेश्चन कि कैसे कैसे आप इसको कर सकते हो, ठीक है। कुछ पॉइंटर्स आप मुझे कमेंट्स में भी डेफिनेटली इसके बताइएगा। बाकी लास्ट वीक जो मैंने होमवर्क दिया था गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, इसको थोड़ा सा चलिए हम अब डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारा टॉपिक डिसइन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। अब दोस्तों ये जो टॉपिक है हमने प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से तो ऑलरेडी पढ़ रखा है, पर हमें थोड़ा सा मेंस का भी आइडिया होना चाहिए कि आखिर मेंस में कैसा सवाल बन सकता है डिसइन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। बहुत ज़्यादा वो टेक्निकल नहीं जाएगा कि हाँ कितने तरह की डिसइन्वेस्टमेंट होती है, वो कम चांसेस है पूछने के क्योंकि वो हमने डिस्कस किया भी था प्रीलिम्स के अंदर। पर इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मान लीजिए अगर सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करती है तो उस चीज़ के माध्यम से क्या हमें फ़ायदे एंड क्या नुकसान देखने को मिल सकते हैं, राइट। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी समझेंगे ऐसे क्वेश्चन का हम कैसे लिख सकते हैं, प्लस दोनों एंगल्स को डिस्कस करेंगे, व्हाट आर द पॉजिटिव्स एंड व्हाट आर कुड बी द नेगेटिव्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। देखो पहली बात तो ना एक बहुत ही फेमस लाइन बोली जाती है कि गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। सरकार का कोई काम नहीं है कि वो बिजनेस करे। आज से आप पहले जाओ 30, 40, 50 साल पहले, तो 50 साल पहले आपको नोटिस करने को मिलेगा कि सरकार ही थी जो बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस करती थी। जैसे अगर घड़ी प्रोड्यूस करी जा रही है तो वो भी सरकार के द्वारा, इस तरह बहुत सारी चीज़ों में सरकार इन्वॉल्व थी। पर एक्चुअल में आप नोटिस करो सरकार का काम ना एक तरह का रेगुलेटर की तरह होना चाहिए, रेदर देन बेसिकली नॉट रेगुलेटर, क्योंकि रेगुलेटर तो हमारे पास होते हैं, बट एज अ फैसिलिटेटर की तरह काम करना चाहिए, ना कि अपने आप में वो सारे काम खुद करे। अगर आपने एक अच्छी प्लेइंग फील्ड दे दी आप अपने प्राइवेट सेक्टर को, तो प्राइवेट सेक्टर उसके ऊपर बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो पहला तर्क तो यही है कि गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। प्लस एट द सेम टाइम आप नोटिस करोगे कि हमारे, अगर मैं बात करता हूं आपके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की, जो हम पीएसयूज की बात करते हैं, तो यहाँ पर ना आपने नोटिस किया होगा कि आज़ादी के बाद बहुत सारे पीएसयूज बनाए गए, बहुत सारे पीएसयूज खोले गए। उनके ऊपर जितना हमने इन्वेस्ट किया वर्सेस उन्होंने कितना रिटर्न दिया, तो नंबर अपने आप में बहुत ही खराब आएगा। और इसका कारण भी आप समझ पाओगे
कारण यही है कि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो वर्क करता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट मोटिव, पर सरकार के अंदर ये प्रॉफिट मोटिव वाली जो चीज़ है थोड़ा सा साइडलाइन हो जाती है, जिस वजह से हमारे बहुत सारे ऐसी सरकारी संस्थाएं हैं जो बहुत ही इनएफिशिएंटली काम करती हैं। इसीलिए आप नोटिस करोगे कि पीएसयूज के ऊपर आपको नेगेटिव रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखने को मिल जाएगा, यानी कि कितना आप कैपिटल लगा रहे हो उसके ऊपर रेट ऑफ रिटर्न क्या है वो नेगेटिव आपको देखने को मिल रहा है। अब ये सब चीजें होंगी तो आप नोटिस करोगे हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। बिल्कुल सही बात है। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। जैसे आप बात करते हो एयर इंडिया की, राइट? अब एयर इंडिया आप नोटिस कर रहे हो साल दर साल नुकसान पे नुकसान करे जा रहा था, है कि नहीं? बिल्कुल ठीक बात है। अब जब इतना ज्यादा एयर इंडिया नुकसान करे जा रहा है तो अब तो चलो प्राइवेट कर दिया, पर पहले जब वो सरकारी संस्था थी तो उस टाइम वो नुकसान कैसे खत्म होगा यार? नुकसान की भरपाई कौन करेगा? द आंसर इज सरकार करेगी। और सरकार किसकी है सर? वो तो हमारी है। यानी कि इन द एंड वो पैसा जो एयर इंडिया को उस समय के ऊपर लॉसेस को बियर करने के लिए यूज हो रहा था, कहां से आ रहा था? वो मेरे और आपके जैसे टैक्स पेयर की जेब से ही आ रहा था। तो एक तरह से आपकी जो देश की सेविंग्स होती हैं, जो नेशनल सेविंग्स होती हैं, उनके ऊपर भी बहुत नेगेटिव इंपैक्ट आता है। इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट के जो फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं उनके ऊपर भी बहुत नेगेटिव इंपैक्ट आता है अगर इनएफिशिएंटली यहाँ पे काम हमें देखने को मिल जाता है। कुछ एक दो और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो आप नोटिस करोगे कि हमारे द्वारा यहाँ पे एक फंड बनाया गया, NIF, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड। जो भी प्रोसीड्स होते हैं PSUs की डिसइन्वेस्टमेंट के बाद वो उसी पर्टिकुलर फंड के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब एक जो चीज़ हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि आखिर आइडेंटिफाई कौन करता है कि किस चीज़ को हमें डिसइन्वेस्ट करना है, किस चीज़ को नहीं करना। द आंसर इज देयर इज एन डिपार्टमेंट, एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया गया है, दीपम। दीपम की फुल फॉर्म क्या है? दीपम की फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। दरअसल में अगर आप फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात करो ना तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आपको 6 डिपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हो गया। उसी तरह से एक और डिपार्टमेंट है जिसका नाम है दीपम। तो ये दीपम है जो कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक सेल के रिगार्डिंग यहाँ पे आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, अब बात आ जाती है, ये तो बात हुई डिसइन्वेस्टमेंट की बेसिक्स के बारे में। थोड़ा एक बेसिक इंट्रोडक्शन हमने समझ लिया कि आखिर डिसइन्वेस्टमेंट होता क्या है, कौन करता है, ऑल दोज थिंग्स हैव बीन टैकल्ड। अब मेजर जो क्वेश्चन आएगा डिसइन्वेस्टमेंट के फायदे वर्सेस डिसइन्वेस्टमेंट के चैलेंजेस। बात अगर दोस्तों मैं करूं डिसइन्वेस्टमेंट के फायदे की तो आप नोटिस करो जैसे आप भी क्या करते हो, कई बार मान लो आपने कोई सामान बेच दिया अपने घर का। जैसे मान लो मेरी कोई जमीन पड़ी थी या कुछ भी ऐसे था, मैंने उसको बेच दिया। अब मैंने अगर बेचा है उस चीज को तो मुझे बदले में क्या मिलेगा? आप बोलोगे बदले में पैसा मिलेगा। अब बदले में मेरे पास पैसा आया, मेरी जेब फिल हुई। अब इस पैसे को मैं कहाँ यूज कर सकता हूँ? द आंसर इज बहुत सारी जगह में यूज कर सकता हूँ। हो सकता है सरकार इस पैसे का यूज कर ले कहीं पर कुछ एजुकेशन प्रोजेक्ट को अच्छा करने के लिए, हेल्थ सेक्टर में काम कर सकती है, सड़कें बनाने में उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, और भी बहुत सारी जगह पे सरकार सोशल सेक्टर स्कीम्स के अंदर इस पैसे को इस्तेमाल कर सकती है जो उसने पैसा डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से उसके पास मिला है। एक तो ये फायदा हुआ। दूसरा ना, सरकार का आप नोटिस करोगे यार, सरकार का कर्जा बहुत है ना? हमारी पुरानी सरकारों ने और अभी भी इस सरकार के द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है, बहुत सारा कर्जा लिया जाता है। अब उस कर्जे को वापस भी रीपे करना होता है। अब वापस से उसको रीपे करना है, हवा से थोड़ी पैसा आएगा, तो कैसे हम उसको रीपे कर सकते हैं? द आंसर इज अगर हमारे पास जो पैसा डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से आ रहा है तो वो पैसे को हम यूटिलाइज कर पाएंगे उन पर्टिकुलर चीज़ों को रीपे करने के लिए। और जो हमारा फिस्कल डेफिसिट होता है, जो बहुत ज़्यादा कई बार देखने को मिलता है, उस फिस्कल डेफिसिट को टैकल करने में हमारी मदद करेगा। बाकी आप जानते हो, देखो अगर हमें देश को लंबे समय के लिए लॉन्ग टर्म के अंदर अगर हमें देश की इकोनॉमी को आगे प्रॉस्पर करना है तो उसके लिए ज़रूरत होती है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करने की। आपकी सड़कें, आपके ब्रिजेस, आपके रेलवेज, ये सब चीज़ों के अगर आप खर्चा करोगे ना तो उसके जो परिणाम है, उसके जो बेनिफिट्स हैं वो आने वाले कई सालों तक आपको देखने को मिलेंगे। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि यहाँ से जो पैसा आ रहा है आप उसको इन चीज़ों में यूज़ करो। बाकी देखो स्पेंडिंग इनकरेज होगी। बाकी इसके अलावा अगर आप नोटिस करो ना, जैसे मैं आपको बता भी रहा था कि यहाँ पर ना मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है या सरकार की एक कंपनी है, सरकार ने उसमें से कुछ हिस्सा हटा लिया,
कुछ हिस्सा उसने सरकार में से कम कर लिया उससे, तो वहां पर प्राइवेट सेक्टर की एंट्री होगी। एंड प्राइवेट सेक्टर कैसे काम करता है? आप बोलोगे सर प्राइवेट सेक्टर काम करता है मेरिट के बेसिस के ऊपर, मेरिटोक्रेसी हो गया। प्राइवेट सेक्टर काम करता है आपके प्रॉफिट मोटिव के ऊपर। तो जब ये सब चीजें होंगी प्रॉफिट मोटिव और आपकी मेरिटोक्रेसी के माध्यम से, वहां पर एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, तो उस फर्म का डाइवर्सिफिकेशन भी हमें देखने को मिल जाएगा। साथ ही मैंने जैसा बताया कि आपका हेल्थ, एजुकेशन, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा एक जो आपको पॉइंट बिल्कुल मिस नहीं करना, वो पॉइंट है आपका क्राउडिंग इन के बारे में। अब ये क्या होता है? देखो वर्ड है आपका क्राउडिंग इन। क्या मतलब इस चीज़ का? इस चीज़ का मतलब ये है कि मान लो अगर आपकी सरकार अलग अलग चीज़ों पे खर्च कर रही है, तो कई बार ना जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसको भी कॉन्फिडेंस आता है। आप बोलोगे किस चीज़ का कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस इस चीज़ का कि प्राइवेट सेक्टर देखेगा कि यार सरकार भी पैसा लगा रही है, ठीक है, मैं भी सरकार के साथ मिलकर पैसा लगाता हूं ताकि मिलकर आगे बढ़ते हैं। इस चीज़ को बोलते हैं क्राउडिंग इन। तो जब भी इस तरह से चीज़ें होती हैं तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट एनवायरमेंट बनता है एंड उसका ओवरऑल बेनिफिट हमारी पूरी इकोनॉमी को होता है। प्लस एट द सेम टाइम जैसा मैंने कहा कंपटीशन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। होता क्या है ना कि एक्चुअली प्राइवेट सेक्टर है, अब प्राइवेट सेक्टर को प्रॉफिट के लिए काम करना है। अब प्रॉफिट चाहिए होगा तो नई नई टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करना पड़ेगा। आप खुद सोचो ना यार, पहले जैसे कंप्यूटर्स होते थे, कंप्यूटर्स एक अलग तरह से काम करते थे। अब आजकल कंप्यूटर्स के अंदर आपको बहुत सारी नई नई एडिशनल चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। आज कभी एआई आ रहा है, कभी हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं, कभी 5G की बात कर रहे हैं, कभी मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं। नए नए एडवांसमेंट आ रहे हैं। आपके प्राइवेट सेक्टर के अंदर नई नई कंपनीज आ रही हैं। वो क्यों आ रही हैं? क्योंकि उनको कुछ नया नया इनोवेशन करना है, तभी तो उनका जो पर्पस था वो सर्व हो पाएगा। तो जब भी इस तरह से डिसइन्वेस्टमेंट होता है ना, तो उसके साथ ही इनोवेशन प्रमोट होता है। एक्चुअली आप इस बात को थोड़ा अंडरस्टैंड भी करोगे। कई बार पता क्या होता है, सरकारी संस्था में ना ये चीज़ डिफाइंड होती है कि बंदे की प्रमोशन होनी है वो 5 साल बाद ही होनी है। तो इंसान भी जो होता है कई बार लेथार्जिक हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करता। पर जैसे ही वहाँ पर सरकार ने अपना पैर थोड़ा पीछे किया एंड प्राइवेट सेक्टर की थोड़ी एंट्री ज़्यादा हुई, वहाँ पर जो लोग मेहनत करने वाले होते हैं वो आगे बढ़ के काम करते हैं। उससे एफिशिएंसी बढ़ती है, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, नई नई इन्वेस्टमेंट आती है, नई नई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आती हैं। वो सब बेनिफिट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जैसा मैंने आपको कहा भी, एयर इंडिया का जो मैं एग्जांपल दे भी रहा था आप लोगों को, एयर इंडिया पहले तो लॉस मेकिंग थी, है ना। इंडिगो ऑन द अदर हैंड आपकी प्रॉफिट मेकिंग है। तो जैसे ही आप ना थोड़ी मैनेजमेंट के अंदर बदलाव करोगे, एक कंपटीशन की भावना लाने की कोशिश करोगे डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से, तो वो सब चीज़ें भी काफ़ी हद तक आपके सामने प्रॉफिटेबल होती हुई देखने को मिल जाएंगी। तो ये सब कुछ चीज़ें थी जो आपको पॉजिटिव देखने को मिलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। पर देखो यार, ये फिर से ना एक साइड हुई पिक्चर की कि आपने सब कुछ बढ़िया बढ़िया बता दिया कि हाँ डिसइन्वेस्टमेंट करने से ये फायदे होते हैं। पर जैसा मैं आपको कहता हूँ हर चीज़ के 2 एंगल्स होते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट के भी आपको कुछ चैलेंजेस या आपको कुछ नेगेटिव चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अब खुद सोचो ना यार, अगर सरकार डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है और मान लो बहुत बड़े स्केल के ऊपर डिसइन्वेस्टमेंट हो रही है, सरकार बेचे जा रही है, बेचे जा रही है, बेचे जा रही है, उससे क्या नुकसान होगा? आपके पॉइंट्स अपने आप दिमाग में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, सरकार देखो यार लॉस मेकिंग कंपनीज को बेचे तो सेंस भी लगता है कि हाँ यार वो कंपनी घाटा कर रही थी, हमने उसको बेचा तो ठीक है। पर ऐसे ना बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने देखने को मिल रहे हैं जहां पर जो सरकार है ना वो प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज को भी बेच रही है। अब ये बात समझ नहीं आ रही कि एक कंपनी कोई अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है, आप उसको भी बेच रहे हो। एंड आप खुद बताओ यार, आपके लिए ना कहीं से पैसा आ रहा था, सरकार के लिए कोई कंपनी प्रॉफिट बना रही, कोई पब्लिक सेक्टर एंटिटी प्रॉफिट कर रही है। प्रॉफिट किसका होता है? मालिक का। मालिक मतलब कौन? सरकार। तो अगर कोई पीएसयू प्रॉफिट कर रही थी तो पैसा वो सारा किसके पास आ रहा था? सरकार के पास। पर अगर सरकार अपने हिस्से को बेचे जा रही है तो कहां से पैसा आएगा? कहां से वो प्रॉफिट आएगा? तो आपको नहीं लगता कि जो पीएसयूज पैसा कमा के देती थी, फ्यूचर में जब वो पीएसयूज आपके रहे ही नहीं तो आपके पास पैसा कहां से आएगा? एक तो ये बड़ी दिक्कत है। दूसरी बात आप नोटिस करो यार, देखो बहुत सारे हमारे सेक्टर्स होते हैं जो अपने आप में स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स होते हैं। जैसे हम बात करूं ऑयल सेक्टर की, अगर आप लेट से ऑयल सेक्टर में अपना हिस्सा कम कर रहे हो, अगर सरकार पीछे हट रही है स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स के अंदर, अगर स्ट्रेटेजिक सेक्टर से सरकार पीछे हटेगी, प्राइवेट सेक्टर आगे आएगा, तो कल को ना बहुत बड़ी दिक्कत भी तो हो सकती है। क्यों? क्योंकि आप मान लो, मैं आपको एक चलो एग्जांपल देता हूं, हालांकि टेलीकॉम तो देखो अलग चीज हो गया, पर मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। जैसे अब टेलीकॉम सेक्टर की बात करें, जस्ट टेक एन एग्जांपल, मान लो बीएसएनएल एग्जिस्ट ही ना करे आज के समय, मान लो बीएसएनएल है ही नहीं,
तो आपने नोटिस करोगे कि यार जियो हो गया या जो एयरटेल हो गया या वी हो गया, ये मनमर्जी कर सकते हैं। कल को ये बोलेंगे कितना मर्जी का भी पैक हो तो हमें लेना ही पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जब भी ना सरकार ऐसे पीछे डिसइन्वेस्टमेंट मान लो बहुत ज़्यादा कर देती है, तो कुछ एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर के अंदर भी अगर हमारा डिसइन्वेस्टमेंट हो जाए तो सरकार और आम जनता को बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। तो जैसे ऑयल सेक्टर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर मान लीजिए जैसे मान लो हम स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं ऑयल पीएसयूज की, तो अपने आप में ये नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर खतरा बन जाता है, राइट? प्लस एट द सेम टाइम आप प्राइवेट सेक्टर को ले तो आए, अब प्राइवेट सेक्टर हमारे उस एंटिटी को कैसे यूज करेगा या कैसे मिसयूज करेगा, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क उठ जाता है। प्लस एट द सेम टाइम देखो यार, एक जो चीज होती है ना वो तो ये रहती है कि आपको पता है यार, आप सरकारी संस्था में काम कर रहे हो तो आपकी नौकरी काफी हद तक इंश्योर्ड है। आपको नौकरी से निकालने वाला बहुत ही मुश्किल से होता है। सरकार में अगर आप चले गए ना, एक तरह से सरकारी कंपनी में काम करने लग गए, तो नौकरी से बहुत ही मुश्किल से निकाले जाओगे, पर प्राइवेट सेक्टर में तो फटाफट निकाल देते हैं। तो यही एक रीजन बनता है कि कई बार ना लोगों के अंदर एक तरह से इसके रिगार्डिंग सिनिसिज्म आ जाता है कि क्या हमें करना भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कई बार अक्सर न्यूज आती है कि यार इस बैंक को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, इस बैंक के अंदर सरकार अपना हिस्सा कम कर रही है। तो बहुत बार उन बैंकों की जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या लेबर यूनियंस वगैरह होती हैं, वो कई बार ना स्ट्राइक पे धरने पे बैठ जाती हैं। वो इसीलिए बैठ जाती हैं क्योंकि उनको अपनी जो रोजगार होता है उसका डर लगने लग जाता है कि यार अब सरकार पीछे हट गई है, अब प्राइवेट हिस्सों के हाथ में चली गई है, अब पता नहीं उनकी नौकरी रहेगी भी या नहीं रहेगी, कल को उनको निकाल ना दिया जाए। ये एक बड़ी दिक्कत आती है। प्लस आप एक चीज नोटिस करो, सरकार ने मान लो बोल दिया कि यार हम अपना कुछ हिस्सा बेचेंगे, अपने पीएसयू का कुछ हिस्सा बेचेंगे, अपनी किसी एंटी का कुछ हिस्सा बेचेंगे। किसको बेचेंगे? प्राइवेट सेक्टर को। सही बात है, प्राइवेट को ही बेचेंगे, और किसको बेचेंगे? ठीक है, तो मान लो ये सरकार का ये हिस्सा था जो सरकार को बेचना है, किसी प्राइवेट सेक्टर को बेचना है। अब ये कैसे डिसाइड होगा किसको बेचना है? कई बार ना यहाँ पर कुछ मुद्दे उठ सकते हैं जो कि बात कर सकते हैं करप्शन की। क्यों? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि सरकार के कुछ लोग और प्राइवेट सेक्टर या किसी किसी प्राइवेट कंपनी के कुछ लोग, उनकी आपस में सांठ गांठ हो, आपस में अच्छी खासी दोस्ती हो, तो सरकार कई बार ऐसा ना करे जाए कि अपना कुछ हिस्सा उसको बेचना है, अपने ही दोस्तों को बेचे जाए। इस चीज को बोलते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म, कि सरकार ना क्या कर रही है, सरकार अगर मान लीजिए कि अपना कोई पार्ट किसी को ऐसे कंपनी को बेच रही है जिसका उसकी अच्छी दोस्ती है, फिर फ्यूचर में वो कंपनी उसको कुछ प्रॉफिट करे, तो ये चीज होती है क्रोनी कैपिटलिज्म, यानी कि फेवर करना किसी को, किसी के साथ बायसनेस करना। ये कई बार मुद्दे उठ जाते हैं जब भी सरकार अपना हिस्सा बेचने की बात करती है। इसके अलावा देखो यार, एक जो मुद्दा कई बार उठता है ना वो होता है अनवर्दी डील्स का। अगर आप न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ते हो तो ये मुद्दा बहुत बार उठता ही रहता है। अब ये मुद्दा क्या है? देखो एक्चुअल में ना सरकार को अपना कुछ पार्ट बेचना है, ठीक है ना, डिसइन्वेस्टमेंट करनी है सरकार को, ठीक है। अब सरकार कैसे डिसाइड करेगी कितना परसेंट बेचना है? चलो परसेंटेज भी डिसाइड कर लिया कितना परसेंट बेचना है, पर किस दाम के ऊपर बेचना है? कि ऐसा तो नहीं कि सरकार की कंपनी का 1% हिस्सा है, सरकार उसको 100 करोड़ पे बेचे जा रही है, बट एक्चुअल में उसकी वैल्यू लेट्स से उस कंपनी के 1% की 200 करोड़ है ना? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी तो खरीद रहा है, उसको प्रॉफिट दिखेगा। तो कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर मान लो दोनों के बीच में कुछ गड़बड़ हो, तो जो डील वहां पे बीच में हुई, क्या वो सही हुई या नहीं हुई? दैट इज वन ऑफ द क्वेश्चंस। इसके अलावा यार एक चीज और नोटिस करो, मैंने आपको एक चीज बताई कि जब भी सरकार कुछ अपना हिस्सा बेच रही है, उसको डिसइन्वेस्ट कर रही है, तो सरकार क्या कर रही है? पैसे कमा रही है, सरकार की जेब में पैसा आ रहा है, ठीक है। ये सरकार बहुत सारी जगह यूज कर लेती है, पर मान लो सरकार इस पैसे को यूज कर रही है सिर्फ और सिर्फ अपना लोन चुकाने के लिए, तो क्या ये अच्छी चीज है? ये तो वैसा कहना हो गया कि मान लो आप एक परिवार हो, ठीक है, जैसे आपकी एक फैमिली है, अब आपकी फैमिली के ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, आप पता क्या कर रहे हो? उस कर्जे को हटाने के लिए आज आपने जमीन बेच दी अपनी, कल को आपने अपनी दुकान बेच दी, कल को आपने अपने कुछ और बेच दिया। तो हो क्या रहा है? आप अपने को सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे, आप बस ये कर रहे हो कि पुराना कर्जा आपको चुकाना है, उसके लिए कुछ भी बेचे जा रहे हो। तो यही सेम लॉजिक सरकार के ऊपर भी आता है कि क्या ये अच्छा लॉजिक हुआ कि जस्ट बिकॉज आपको सारा अपना कर्जा हटाना है, उस कर्जा हटाने के लिए आप अपने एसेट पे एसेट, एसेट पे एसेट, एसेट पे एसेट बेचते जा रहे हो। तो उस फंड को आप यूज कैसे करते हो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ पैसा आना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे का सही इस्तेमाल होना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है।
एक आखिरी पॉइंट जो आपको डेफिनेटली यहाँ पे जानना चाहिए वो है आपका प्राइवेट मोनोपोली का। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया जियो, एयरटेल और वी का, अगर मान लो सरकार हर जगह से इस तरह से पीछे हटती रहे तो प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं सरकार जब पीछे हट चुकी है तो प्राइवेट सेक्टर ही फिर हर चीज़ डिक्टेट करने लग जाएगा, क्या सही है क्या गलत है। उस केस में हो सकता है प्राइवेट सेक्टर की हमारे पास मोनोपोली भी देखने को मिल जाए। मोनोपोली का अर्थ आप सब समझते होंगे, मोनोपोली का अर्थ यही होता है कि एक सिंगल सेलर बच गया, या फिर ओलिगोपोली कह लो, या फिर कि एक बहुत ही कम नंबर ऑफ सेलर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर बहुत कम सेलर होंगे या सिर्फ एक ही सेलर होगा एंड सरकार उसमें रोल प्ले नहीं कर रही, तो प्राइवेट कंपनीज ही फिर एक तरह से डिक्टेट करेगी कि कोई आपको वस्तु खरीदनी है मेरे और आपके जैसे आम इंसान को, तो किस रेट के ऊपर खरीदनी है, ये सारा का सारा चीज़ें आपको प्राइवेट सेक्टर ही इस्तेमाल करेगा। और प्राइवेट सेक्टर इस्तेमाल कर रहा है और प्राइवेट सेक्टर अपने प्रॉफिट को देखेगा, उसको हमारे से, आम जनता से, सरकार से कुछ नहीं मतलब, उसको सिर्फ और सिर्फ मतलब है आपके प्राइवेट सेक्टर से, उसके प्रॉफिट से। तो ये आपकी जो प्राइवेट मोनोपोलिस का इस तरह से बनना कहीं ना कहीं सिर्फ हायर प्रॉफिट्स के लिए होगा, एंड इससे कहीं ना कहीं जो नुकसान होगा वो मेरे और आपके जैसे आम इंसान का ही होगा। तो ध्यान रखना, जब भी आप डिसइन्वेस्टमेंट का आंसर लिखोगे उसमें आपको एक अच्छी डेफिनेशन, एक अच्छी इंट्रोडक्शन आपके पास होनी चाहिए, आपके पास कुछ डेटा हो होना चाहिए, कुछ एक अच्छे एग्जांपल्स होने चाहिए, प्लस एट द सेम टाइम दोनों साइड्स ऑफ द कॉइन के पॉइंट्स जरूर होने चाहिए कि आखिर डिसइन्वेस्टमेंट करने से क्या क्या फ़ायदा होता है, एंड ऑन द अदर हैंड किस तरह के नुकसान हमें डिसइन्वेस्टमेंट की वजह से देखने को मिलते हैं। तो ये एक आप होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग इसके माध्यम से कर सकते हो अपने डिसइन्वेस्टमेंट टॉपिक की।